सभी को नमस्कार। इस लेक्चर में इंडियन पॉलिटी का मैं 5 जो है मॉडल आंसर डिस्कस करने जा रहा हूँ। और ये जो क्वेश्चन का जो आंसर है, ये मेरा जो पॉलिटी का जो इंडियन पॉलिटी का डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो चल रहा है उसी का ये क्वेश्चन है। मेरा जो डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम का जो तरीका क्या है कि पर डे मैं कुछ टॉपिक देता हूँ, ठीक ना, मेंस का। फिर इस टॉपिक का मैं मेरा जो खुद का लिखा हुआ हैंड रिटन नोट्स मैं प्रोवाइड कर देता हूँ ग्रुप में। फिर दोपहर 12 बजे तक जो है ना उसी टॉपिक से मैं 2 क्वेश्चन देता हूँ उसी टॉपिक के रिगार्डिंग। फिर उस आंसर को लिखकर रात उसी दिन जो है ना रात 8 से लेकर 10 के बीच में सबमिट करना होता है। फिर मैं इन सारी कॉपी को बाय वीडियो के द्वारा मैं सबका फीडबैक देता हूँ, कहाँ लाइन गलती है, कहाँ कमी है। फिर मैं उसका एक मॉडल आंसर प्रोवाइड कर देता हूँ हर एक आंसर का। तो ये कुछ 5-6 मॉडल आंसर हैं जिसको लगा कि हमको डिस्कस आप लोग के साथ करना चाहिए। और आप इस वीडियो को देखकर आपको ये पता चलेगा कैसे आंसर लिखना चाहिए, क्योंकि दिन भर में 100 से अधिक मैसेज तो इस बात को लेकर आता है कि कैसे आंसर लिखा जाए, लिखना ही नहीं आता है। तो ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए जिनको लिखना ही नहीं आता है, जिनका पेन नहीं चलता है, क्या लिखा जाए, कैसे भूमिका लिखा जाए, कैसे बॉडी पार्ट लिखा जाए, कैसे निष्कर्ष लिखा जाए, कैसे एक आंसर को अलग अलग डायमेंशन में ब्रेक करके हम लिख सकते हैं और उसमें आंसर क्या हो जाए, अच्छा हो जाए। तो इन सब चीज़ों का हम इसमें डिस्कस करेंगे। वीडियो को ध्यान से सुनिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है लिखना क्या है। और जो मेरे पास जो एक्सपीरियंस है बीपीएससी या यूपीएससी की रिगार्डिंग, तो ये आपको हेल्पफुल देगा कि कैसे इसका आंसर लिखा जाए। क्योंकि देखिए मेंस में जब तक आप अच्छा आंसर नहीं लिखेंगे मार्क्स नहीं ज्ञान होगा। तो आइए मैं आपको जो सामने ये जो है ना 4-5 मॉडल रखता हूँ और आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कैसे क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। देखिए क्वेश्चन में पहला दिन का ये क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान में या यहाँ समझिए प्रस्तावना में वर्णित न्याय, स्वतंत्रता, समानता का क्या मतलब है। ठीक, इससे संबंधित संवैधानिक उपबंध का वर्णन करें। देखिए क्वेश्चन फिर समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या है। भारतीय प्रस्तावना या संविधान में वर्णित न्याय, स्वतंत्रता, समानता का क्या मतलब है, इससे संबंध में क्या संवैधानिक उपबंध का वर्णन किया गया है, वो आपको जिक्र करना है। और इस तरह क्वेश्चन बीपीएससी पूछ रहा है। 64 में शायद क्वेश्चन इस तरह का पूछ चुका है। आगे पूछने का बहुत ज़्यादा चांस, इसलिए मैं ये क्वेश्चन दिया था। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में 2 पार्ट है। जब भी कभी आप आंसर लिखें तो पहला कोशिश करके कम से कम प्रश्न को 2 बार पढ़ें, मिनिमम 2 बार पढ़ें। और पढ़ने के बाद की टर्म को देखें क्या है। अगर प्रस्तावना कहिएगा तो भारतीय प्रस्तावना में वर्णित न्याय, स्वतंत्रता, समता का क्या मतलब है, ठीक है ना, ये है। फिर कहते हैं इससे जो रिलेटेड जो भी प्रावधान है, अनुच्छेद है, उसका भी क्या करना है, वर्णन करना। अगर ये प्रश्न मान लेते हैं 38 नंबर का है, मतलब कि समझिए कि आपको 19 मार्क्स फर्स्ट पार्ट में है और 19 मार्क्स सेकंड पार्ट में। मेरा जो आरटीए की कॉपी में शेयर कर दिया हूँ यही यूट्यूब पे, आप देखिएगा वहाँ जो मार्किंग होता है ना इसी तरह होता है। जितने पार्ट में क्वेश्चन होते हैं ना बीपीएससी में मार्किंग वैसा ही होता है। इसलिए हमको जब भी कभी आंसर लिखना तो किसी एक पार्ट को नहीं कम नहीं ज़्यादा, इक्वल वेटेज में लिखना। अगर मान लेते हैं आप जीएस का आंसर अगर आपको पता है कि 4 पेज में होना चाहिए, मतलब कि आगे पीछे मिला के, तो अगर मान लें 4 पेज, अगर मान लें अगर 400 से लेकर अगर मान लेते हैं आप 430 या मान लें 450 वर्ड के बीच में अगर आप आंसर लिखते हैं, मान लेते हैं आप अपना उत्तर 400 वर्ड से लेके 450 शब्द के बीच में लिखते हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि भूमिका में लगभग जो है ना 30-40 वर्ड खत्म करना है अपने को। फिर निष्कर्ष में लगभग 30-40 वर्ड खत्म करना है, खपत करना है। बाकी जो शब्द बचेगा, जैसे मान लीजिए अगर 80 या 100 शब्द मान लेते हैं आप भूमिका निष्कर्ष में ख़त्म किए, बाकी जो आपके पास 300 या 350 शब्द बचा, आपको 50% में दोनों बात, मतलब सिंपल ये ध्यान रखिए कि आपको 50% में दोनों पार्ट को जिक्र करेंगे तभी आपको इक्वल नंबर मिलेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं सिर्फ हम इस पार्ट को बहुत 3 पेज में लिख दिए, इसको 1 पेज में लिख के छोड़, नहीं, आपको नंबर आधा मिलेगा। इसलिए मेरा सलाह है कि प्रश्नों के डिमांड को समझिए और ये सोचिए कि यहाँ पर कैसे क्या है, तभी आप अपने आंसर को फ्रेम कीजिए, तभी आपको अच्छा न। क्योंकि कई लोगों को मैं देखता हूँ कि क्वेश्चन के हर एक पार्ट को नहीं टच करते हैं, इक्वल पार्ट में नहीं लिखते। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये है कि चंपारण सत्याग्रह के क्या कारण हैं और क्या परिणाम हैं, चर्चा करें। तो कारण भी और परिणाम ये दोनों इक्वल पार्ट में। अब लोग क्या करते हैं कि कारण को लिखे 3 पेज में और परिणाम को 1 पेज में लिखे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर क्वेश्चन ये है कि चंपारण के क्या कारण हैं और उसी में लिखा हुआ क्या परिणाम है,
तो ये क्वेश्चन 50-50% में बट गया। आपको कारण को भी इक्वल में लिखना है आप, और परिणाम को भी लिखिए। तत्कालिक परिणाम क्या हुआ, दीर्घकालिक परिणाम क्या हुआ, आपको अलग अलग डायमेंशन आंसर को लिखना पड़ेगा, तभी आप एक बेहतर नंबर ला पाएंगे। नहीं तो अगर जब मान लीजिए कि आपने 4 पेज का आंसर लिखा और 3.5 पेज में आपने लिख दिया कारण को और हाफ पेज में लिखा परिणाम को, तो बस हो गया, नंबर भी आपको हाफ ही मिलने वाला है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें कि जब भी कभी आंसर लिखें तो कैसे आंसर लिखा जाए, एक अच्छे मेंटर से ज़रूर चेक करावें, और ताकि आपकी कॉपी को बेहतर आपको चेक करके बता पाएँ। क्योंकि मैं जो चेक करता हूँ सिंपल सा ये है कि मेरे पास जितनी भी कॉपियाँ आती है सबकी कॉपी लगभग मैं 10 से लेकर 15 मिनट का टाइम देता हूँ। वो भी मैं किसी का कॉपी आता है तो मैं उसका खुद का एक वीडियो बनाता हूँ, जिसे मैं चेक करता हूँ, लाइन वाइज चेक करता हूँ कहाँ क्या कमी, और मैं बोलता हूँ आपको यहाँ से इस लाइन को जोड़ना है, किसको हटाना है, कहाँ भूमिका, कहाँ बॉडी पार्ट, इन सब बातों को मैं जिक्र करता हूँ। तो जो मेरा जो मेंस कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम चल रहा है तो उसी का ये मेरा क्वेश्चन है, तो इसको डिस्कशन करने जा रहा है। आइए तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया है। अब इसमें आपको क्या फ्रेम करना है, क्वेश्चन का फ्रेम क्या करना है कि हमको थोड़ा सा पहले हमको संविधान का प्रस्तावना का थोड़ा सा हमको क्या होता है वो जिक्र कर देना है। तब हमको लिखना है कि हमारे जो संविधान में इन शब्दों का जिक्र है, उसको कहाँ कहाँ उसका हमारे क्या कहते हैं संविधान में बात है उसको लिखना है। आइए कैसे इसका भूमिका लिखेंगे, देखिए सिंपल यहाँ लिखेंगे, थोड़ा लिख दिए हैं। संविधान किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था का वाहक होती है, मतलब कि उसको ले जाने का काम करती है। देखिए शब्द का चयन करना बहुत जरूरी है अच्छे ढंग से, ठीक ना। जबकि प्रस्तावना उस संविधान का परिचायक, देखिए कितना मतलब ऐसे लाइन को लिखना पड़ेगा, संविधान किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था का वाहक होती है, जबकि प्रस्तावना उस संविधान का परिचायक, मतलब कि प्रस्तावना ही ये बताता है कि आपका संविधान कैसा है, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है। 26 नवंबर 1949 को निर्मित भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता व समता शब्द को शामिल किया गया है, जो एक लोकतांत्रिक देश के लिए प्राण तत्व है। साथ ही हमारे संविधान निर्माताओं ने इन प्राण तत्वों का उल्लेख संविधान के कई अनुच्छेदों में भी किया है। मैं बार बार बोलता हूं, जब भी कभी आप भूमिका लिखें तो कोशिश करें कि जो प्रश्न का डिमांड है उसी के इर्द गिर्द रहें, बाहर नहीं जाइए, नहीं तो नंबर भी आपको बाहर टाइप का मिलेगा। देखिए क्वेश्चन का डिमांड क्या था, मैं भूमिका में इन दोनों चीज़ों को शामिल किया। कई लोग पूछते सर कैसे भूमिका लिखें, सबसे बेस्ट भूमिका वही होता है जो प्रश्न का डिमांड हो। प्रश्न का डिमांड क्या था, न्याय समानता, इसका भी जिक्र करना था, और कहाँ कहाँ समय उपबंध है मैंने उसको भी जो है ना अपने शब्दों से लिखने का। देखिए आप फिर से देख लीजिए, मैं यहाँ लिख दिया हूँ कि प्रस्तावना क्या, परिभाषा भी हो गया, प्रस्तावना जो क्वेश्चन का डिमांड था वो भी मैंने कर दिया, और मैंने ये भी बता दिया कि साथ ही हमारे संविधान निर्माताओं ने इन प्राण तत्वों का उल्लेख संविधान के कई अनुच्छेदों में भी किया है। आप इससे बेहतर भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले आप इतना लिखने का ट्राई करें, समझ गए। और देखिए मैं जो भूमिका कितना लाइन है, 1 लाइन 2 3 4 5 6 7, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि 4 से लेके 7-8 लाइन आपको भूमिका खत्म होना चाहिए। इन्हीं की भूमिका लिख दे 10 लाइन का। कई लोग क्या करते हैं पूरा का पूरा यहाँ से लेंगे, पूरा पेज ने भूमिका ही लिख देंगे। नहीं, ऐसे नहीं करना है। आप एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि उतना लॉन्ग भूमिका आपका चेक करे। भूमिका बस क्या आपने टू द पॉइंट लिखा है या नहीं, वही देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, प्रस्तावना में वर्णित सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान का मूल ढांचा घोषित न्याय, स्वतंत्रता, समता को निम्न रूप में वर्णित। आप देखिए मैं यहाँ क्या कर दिया हूँ, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई सारे जजमेंट में जो है ना इन शब्दों को बेसिक स्ट्रक्चर में रखा है, मतलब कि न्याय को, स्वतंत्रता को। मैं यहाँ भी देखिए प्रस्तावना में वर्णित और सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान। देखिए आप कम शब्दों में मैक्सिमम बात कैसे एग्जामिनर तक पहुंचाएंगे, ये आप में कला सीखनी। ये होगा कैसे, ईडी फाइटिंग से होगा, टेस्ट देने से होगा, और अच्छे लोगों से चेक कराने से होगा। अब मैं यहाँ देखिए न्याय का मतलब, न्याय क्या क्या मतलब है, सभी के साथ समान व्यवहार से है। फिर भारतीय संविधान न्याय को 3 रूप में क्या करता है, वर्णित करता है, जैसे कि सामाजिक न्याय की बात करता है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब एक ऐसी व्यवस्था से जहाँ जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। और यहाँ मैं देखिए जब भी कभी आप पॉलिटी का आंसर लिखें तो एक अंबेडकर जी का कोई ना कोई एक स्टेटमेंट जरूर डालें। यहाँ क्या लिखा हुआ है, कहते वो बोलते हैं कि न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा भरे समाज का निर्माण कर, ये होता है एक न्यायपूर्ण समाज। ये उनका खुद का स्टेटमेंट है। अगर आप लिख सकते हैं तो आप अच्छे नंबर के लिए तैयार रहिए। अब फिर यहाँ क्या लिखना है, आर्थिक न्याय, आर्थिक कारण, संपदा, आय, संपत्ति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। फिर यहाँ क्या, राजनीतिक न्याय, हर व्यक्ति को देश की लोकतांत्रिक प्रणाली में भाग लेने से क्या है, भागीदारी से है। आगे देखिए यहाँ पे अब न्याय से समझ क्या क्या
उपबंध है, मैं इसको यहीं पे जिक्र कर दिया हूँ। अब देखिए मूल अधिकार में कहाँ है, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है, समता का अधिकार है, जाति सब लिख दिया हूँ। फिर DPSP में आर्टिकल 80, 38, 39 इसे आप जिक्र कर सकते हैं, आप इसको पढ़ लीजिए। बाकी अन्य में कहाँ कहाँ आर्टिकल 26 में आपको पता है वयस्क मताधिकार का अधिकार है, SC ST को लोकसभा में ये सब पंचायत आरक्षण का व्यवस्था है। अब फिर मैं इसी में कुछ सुप्रीम कोर्ट और संसद द्वारा किए गए प्रयास भी लिख दिया ताकि और भी एग्जाम मेरा आंसर अच्छा हो जाए। संविधान में सुप्रीम कोर्ट और संसद प्रयास लिख दिया मैं। इंदिरा साहनी मामले में 1992 आरक्षण को सही ठहराया गया था। संसद द्वारा EWS को 10% आरक्षण दिया गया और भूमि सुधार कानून को मतलब ये जहाँ मैं न्याय के दृष्टिकोण से ये मैं 1-2 सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट का प्रयास लिख दिया। आगे देखिए मैं यहाँ लिखा हूँ क्या मतलब है स्वतंत्रता का अर्थ दिखा दिया। लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की आज़ादी का उल्लेख है। और यहाँ मैकियावेली जो बहुत बड़े दार्शनिक उनका कहना है सब प्रकार के बंधनों का अभाव नहीं, अनुचित के स्थान पर उचित प्रतिबंध की व्यवस्था ही क्या है, आज़ादी। मतलब कि 1-2 मैं इंस्ट्रूमेंट यूज किया, अगर कर सकते अच्छी बात है। अब यहाँ पे मैं दिखाऊं कि स्वतंत्रता को लेकर कौन कौन से संबंधित प्रावधान है। आर्टिकल 19 आपको पता है, सब में जिक्र कर दिया, आप इसको देख लीजिए, परंपरागत है। आर्टिकल 21 है, 22 है और 25 से लेकर 28 है। अब फिर क्या प्रयास किए गए हैं कोर्ट और संसद द्वारा, मैं ये भी जिक्र कर दिया क्योंकि ये आपके एग्जाम को एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन करा रहा है और लोग नहीं लिखा, आप इसको लिखें तो अच्छा लगेगा। बाकी देखिए मेनका गांधी में क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, संसद द्वारा RTA पारित किया गया और धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान का मूल ढांचा है, ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये हो गया। बाकी अब देखिए समता को मैंने लिख दिया। समता को कि समाज के किसी भी वर्ग की विशेष कोई अधिकार नहीं होगा, अनुपस्थिति होगा और बिना किसी भेदभाव हर व्यक्ति का सम्मान होगा। अमेरिकी स्वतंत्रता संबंधी घोषणा में कहा गया है हम इस सत्य को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सब मनुष्य समान पैदा हुए। मतलब मेरा जो आंसर का जो मॉडल आंसर होता है, मैं कोशिश करता हूँ कि किसी एक बड़े विद्वान का उसमें कोई ना कोई स्टेटमेंट होना चाहिए, इससे क्या होता है आपका आंसर औरों से बेहतर होता है। बाकी यहाँ पे प्रस्तावना में समानता के देखिए 3 आयाम का बात किया गया, नागरिक समानता, राजनीतिक समानता और आर्थिक समानता की बात यहाँ भी किया गया है। अब मैं यहाँ लिख दिया मुख्य प्रावधान कहाँ का मूल अधिकार में कहाँ कहाँ है, आर्टिकल 23-24 में है, इस समय विधिक समस्या, इस समय लिख दिया, यहाँ पे जिक्र कर दिया। बाकी DPSP में कहाँ कहाँ ये भी जिक्र कर दिया। फिर आप हम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए वो भी देखिए। अब आर्टिकल 32 में बंधुभाव बाल मजदूरी पर रोक लगाया गया था, बाल श्रम अधिनियम पास किया गया है और SC ST एक्ट भी पारित किया गया है। तो अब देखिए मैं यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट क्या मतलब लगभग कि 4 पेज में जो क्वेश्चन का मैन, और देखिए सबसे बड़ी बात देखिए इक्वल पार्ट में, कहीं कोई ज़्यादा नहीं कोई कम, सब मेरा आंसर देखिए हर एक एंगल को जितना भी इसमें डायमेंशन है सबको मेरा इक्वल पार्ट में लिखने का प्रयास है। ऐसे आपको आंसर लिखना चाहिए, ठीक है। अब अंतिम देखिए निष्कर्ष लिखना वही है। देखिए कि आपको निष्कर्ष में क्या लिखना है कि निष्कर्ष कहा जा सकता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समता जैसे सिद्धांतों को शामिल कर एक कल्याणकारी और लोकहितवादी राज्य की आधारशिला रखी है। इस दिशा में पिछले 75 वर्षों में बेहतर प्रयास हुआ है, परंतु आज भी धर्म, जाति, स्थान, क्षेत्र आदि के नाम पर कुछ समस्याएं मौजूद है। अतः यहाँ के सभी नागरिक समाज, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को मिलकर कई कार्य करना पड़ेगा ताकि गांधी जी के सपने का भारत क्या उसके बन सके। ऐसे करके आप अपने निष्कर्ष को क्या करते हैं, विराम दे सकते हैं। देखिए ये सिर्फ मेरा एक मॉडल आंसर है, आप इससे बेहतर भी क्या कर सकते हैं, लिखने का प्रयास कर सकते हैं। ये देखिए मेरा क्वेश्चन था ये कि 73वें संविधान संशोधन देश में आधारभूत लोकतांत्रिक संसाधन में क्रमिक विकास का एक महत्वपूर्ण परिचायक है, जिसमें प्रतिनिधि लोकतंत्र को सहभागी लोकतंत्र में परिवर्तित करने की क्या है, क्षमता है, परीक्षण कीजिए। ये मैं स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन दिया था। अब देखिए क्वेश्चन का मेनली डिमांड ये है कि 73 संविधान संशोधन जो है ना, कैसे जो है ना एक जो लोकतांत्रिक संस्थानों का एक विकास क्रम है और उसमें भी एक प्रतिनिधि लोकतंत्र से भारत को एक सहभागी लोकतंत्र को ले जाने की ओर प्रयास कर रहा है। क्वेश्चन में यही मेन टर्म है, प्रतिनिधि लोकतंत्र से लेकर सहभागी लोकतंत्र को परिवर्तित करने की क्या है, क्षमता है। अब इसके क्वेश्चन का डिमांड सिंपल यही है। सबसे पहले आपको एक अच्छा सा भूमिका लिखना पड़ेगा और इसमें बताना पड़ेगा कि जैसे हमारे देश में क्या है कि जैसे संसद है, ठीक, या मान लेते हैं विधानमंडल है। यहाँ पे संसद में क्या होता है, यहाँ पे जो मेंबर हैं हम लोग इनको चुनाव में जीत के भेजते हैं, या विधान परिषद में क्या होता है, मंडल में क्या हम MLA या MP को चुनाव जीत के यहाँ पे भेजते हैं। ये क्या करते हैं, ये हमारे
प्रतिनिधि के तौर पे वहाँ काम करते हैं। अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो या किसी और का चुनाव हो, हमारे लिए काम करते हैं, या कोई विधि निर्माण की प्रक्रिया हो, ये हमारे प्रतिनिधि के रूप में संसद या विधानमंडल में कार्य करते हैं। तो वही है। तो अभी हमारे देश में क्या है, जो लोकसभा का चुनाव होता है, जो विधानसभा का चुनाव होता है, वो क्या है, वो एक तरह का कहीं ना कहीं प्रतिनिधि लोकतंत्र है। लेकिन जो आपका ये जो ग्राम सभा है, जो पंचायत है, मुखिया जो लोग जो होते हैं, यहाँ क्या होता है, यहाँ सहभागी लोकतंत्र। कैसे, जब भी कभी मीटिंग होगा, मुखिया साहब आएंगे, पूरे ग्राम सभा के लोग आएंगे, मतलब जो भी 18+ के लोग हैं ग्राम सभा की बैठक में शामिल हो सकते हैं, वहाँ ये लोग मिलजुल के डिसीजन लेंगे, मतलब कि सहभागी लोकतंत्र है। तो आपको यही दिखा। और महिलाओं की भूमिका है, SC/ST की भूमिका, मतलब कि जो ग्रास रूट लेवल पे जो काम यहाँ होता है, जो काम केंद्र और राज्य के लेवल पे विधानसभा और जो विधान परिषद या संसद नहीं कर रही है, वो काम हमारा जो है ना पंचायती राज व्यवस्था करने में क्या है, सक्षम है, क्योंकि यहाँ पे मिलके काम होता है। आप देखते होंगे मुखिया साहब जो है ना गांव में रहते हैं, क्यों, ताकि कभी भी जनता उनके पास जाकर मिल सके। हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि MP हैं तो कभी कभी साल में एक बार भी नहीं आते हैं अपने इलाके में, या MLA साहब हैं जब चुनाव आएंगे तभी दिखाई पड़ते, लेकिन नहीं, मुखिया हो, वार्ड सदस्य हो या जिला परिषद हो, वो लोग कहीं ना कहीं अपने आसपास के क्षेत्र में रहते हैं, उनके साथ कई चीज़ों का डिस्कस होता है, मतलब सहभागी लोकतंत्र है। तो यही आपको जो है ना इस क्वेश्चन का डिमांड है और लिखना। देखिए मैं यहाँ कैसे इसको लिखा हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हूँ कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत शासन के तीसरे स्तर की स्थापना की गई और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर स्थानीय स्वशासन को सुनिश्चित किया गया। ये लिख दिया भूमिका में, ठीक ना। अब यहाँ मैंने क्या लिखा, इसका लक्ष्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जरिए गांधी जी के ग्राम स्वराज के दृष्टिकोण को साकार करना है। यह प्रतिनिधि लोकतंत्र को आधारभूत प्रतिभागी लोकतंत्र में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो प्रशासन व निर्णय निर्माण में समुदाय आधारित योगदान को महत्व देता है। मतलब सिंपल यही है कि ग्राम सभा का मीटिंग होगा, सब लोग बैठेंगे, आपस में चर्चा करेंगे, क्या निर्णय होगा नहीं होगा, इस पर ये फोकस करता है, ठीक नहीं, ना कि प्रतिनिधि लोकतंत्र की ओर। अब यहाँ पे मैं जिक्र कर दिया हूँ कि यहाँ प्रतिनिधि लोकतंत्र का अर्थ है देश में संसद व विधानमंडल के सदस्य जो जनता के प्रतिनिधि रूप में कार्य करते हैं, जबकि पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा के सभी सदस्य मिलकर सहभागिता से कार्य का संचालन करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं। ये आपको जिक्र यहाँ पे मेन थीम यहाँ में पहले जिक्र कर दिया। आगे, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू हुए अभी 30 वर्ष होने वाले हैं। इन वर्षों में लोकतंत्र को जमीनी स्तर अर्थात अंतिम पायदान पर खड़े लोगों तक पहुंचने में इसने अपनी निर्णायक भूमिका निभाई। कैसे, प्रतिनिधि लोकतंत्र है और कहाँ तक पहुंचाना है, सहभागी लोकतंत्र। अब मैं यहाँ पे एक अच्छा सा फ्लोचार्ट बना दिया। देखिए क्या लिखा, यहाँ से मुखिया सरपंच का प्रत्यक्ष क्या होता है चुनाव। देखिए क्वेश्चन का डिमांड क्या है, फिर समझ लीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सहभागी लोकतंत्र में परिवर्तित करने की क्षमता है। अब कैसे देखिए क्षमता है, कैसे कैपेसिटी है। देखिए पहला बात कि यहाँ प्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है, देखा, मुखिया सरपंच वार्ड जिला परिषद का क्या होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। दूसरा, यहाँ महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया। आपको पता है हमारे देश में ना ही संसद में और ना ही विधानमंडल में वहाँ महिलाओं के अधिकार आरक्षण की बात नहीं किया, जबकि मांग हमेशा उठती रहती। लेकिन यहाँ देखिए कितना ये सहभागी लोकतंत्र है कि महिलाओं को आरक्षण दिया गया, मतलब कि इसको ना एक सहभागी लोकतंत्र में बदलने का बहुत अच्छा इनके पास मौका है। अगर देखिए मैं क्या लिखा हूँ, समावेशी भागीदारी SC/ST OBC को ना वहाँ भी आरक्षण दिया गया जनसंख्या के अनुपात में। और ग्रामीण विकास, जो कि गांधी जी के सपनों का भारत तो गाँव था ना, तो ग्रामीण विकास फोकस किया गया है। यहाँ पे नौकरशाही है, नौकरशाही पे फोकस नहीं, बल्कि आपस में लोग अपना एक सेल्फ डिपेंड आत्मनिर्भर के तरीके काम करते हैं। बाकी राजनीतिक जागरूकता फैलाने के लोग काम करते हैं। लोकतंत्र की स्थापना यहाँ होने का ज़्यादा चांस है। अब सिंपल समझिए कि अब गांव के लोग भी जो है ना देश विदेश में क्या घटनाएं होती हैं उनका चर्चा करना शुरू कर दिए हैं। क्या होती है पॉलिटिक्स, क्या होता है लोकतंत्र, क्या होती है धर्मनिरपेक्षता, ये सब गांव के लोग भी जानना क्या कर दिए। सो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था ने जिस तरह से चुनाव प्रक्रिया को संचालन किया है उससे लोगों में जागरूकता आई। महिलाएं खासकर देखिए, महिलाएं को पहले वोट करने नहीं आता था, अब देखिए गांव की महिलाएं कैसे वोट करना है ये दूसरों को बताती है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, ये सहभागी लोकतंत्र का एक एग्जाम्पल है। आप ऐसे रियल देखिए,
आप जब भी कभी एग्जाम्पल आंसर दें तो आप अपने लाइफ के आसपास जो घटना घटता है उसको देख सकते हैं। आपको एग्जाम्पल देने के लिए किसी किताबी भाषा का नहीं देखना, बस आसपास गए क्या ऑब्जर्व किए उसी एग्जाम में ऐसे ज़्यादा नंबर मिलता है। और ये मैं अपना खुद का एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। चलिए यहाँ पे लिख दिया हूँ कि उपरोक्त फ्लो चार्ट में दिखाया गया है कि कैसे पंचायती राज व्यवस्था भारत को प्रतिनिधि लोकतंत्र से सहभागी लोकतंत्र की ओर ले जा रहा है। इसे हम निम्न रूप में देख सकते हैं। अब मैं यहाँ हर एक पॉइंट को डिस्क्राइब कर देने से पहला है, यहाँ पर क्या होता है, प्रतिनिधियों का प्रत्यक्ष चुनाव होता है, चाहे जिला परिषद हो, मुखिया हो, फिर पंचायत समिति हो, सबका चुनाव होता है। पहला, महिला नेतृत्व 1/3 महिला आरक्षण से महिला राजनीतिक रूप से सशक्त हुई है। यहाँ उल्लेखनीय है कि संसद में महिला आरक्षण नहीं है, अतः पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को ज़्यादा तजुर्बा मिलता है। और बिहार में तो 50% महिलाओं का दिया गया, आरक्षण दिया गया। फिर यहाँ कैसा होगा, यहाँ होगा समावेशी विकास, मतलब कि पंचायती व्यवस्था के कार्यों से SC ST OBC समुदाय का राजनीतिक उभार बढ़ा है। छुआछूत भेदभाव जैसी कुरीतियाँ क्या हो रही समाज से समाप्त हो रही है। 29 विषय इनको दिया गया है और ये कहीं ना कहीं जो है ना और बेहतर कर सकता है, ठीक ना, ये लिख सकते आर्थिक विकास होगा। अब निचले स्तर पर भागीदारी, ग्राम सभा या पंचायत द्वारा केंद्र और राज्यों की कल्याणकारी योजनाओं को लागू करवाने में सहयोग कर रही है। ये स्वच्छ भारत अभियान आपको पता है, शौचालय निर्माण में वार्ड सदस्य की बहुत बड़ी भूमिका थी, आप यहाँ लिखिए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहीं ना कहीं जो राजनीतिक जागरूकता बढ़ेगी, पंचायती व्यवस्था ने गांव के लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्र में अब राष्ट्रीय मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर चर्चा होना क्या हो गया, शुरू हो गया है। आगे देखिए, अब यहाँ कहीं ना कहीं जो है ना पुरातन व्यवस्था में कमी, जाति प्रथा, छुआछूत, घूंघट को ये लोग क्या किया है, ख़त्म किया है। मतलब कि सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ भी नौकरशाही है, मुखिया सरपंच जिला परिषद की कार्यप्रणाली से नौकरशाही है। बाबू साहब जैसी कार्य संस्कृति भी क्या हो रही है, समाप्त हो। मतलब पहले बाबू साहब होता, अब यहाँ पे मुखिया सरपंच है, तो ये चीज़ है। तो कहने होता ये है कि आप ऐसे करेंगे, इसमें काफ़ी क्षमता है कि मेरा एक्शन दिया गया है, समाज में विकास हो सकता है, ग्रामीण विकास हो सकता है। तो ये सब से कहीं ना कहीं जो है सहभागी लोकतंत्र मेरा हो सकता है, प्रतिनिधिमूलक से आप इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा चूँकि यहाँ पे क्वेश्चन का डिमांड कुछ एग्जामाइन करना है, परीक्षण करना है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्या किया हूँ, कुछ एक दो बात यहाँ पे लिख सकते हैं चुनौती रूप में। यहाँ पर इस प्रकार पंचायती राज के माध्यम से प्रतिनिधि लोकतंत्र को भागीदारी में रूपांतरित कर दिया है, परंतु अभी भी कुछ क्या है, कमियाँ है। चुनौती पर क्या लिखे हैं, धन की कमी है इन लोग के पास, 29 विषय लोग को अभी तक नहीं दिए गए हैं, क्षमताओं का अभाव है, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, पंचायत कर्मियों की कमी है, बिल्डिंग नहीं है, और महिला पति सरपंच आज भी जो है ना एक सच्चाई है। ये पंचायत आप लोग बेफिक्र देखें, वहाँ पंचायत में वही कहानी दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे की राह, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने हेतु केंद्र और राज्य सरकार को ट्रेनिंग का कार्यक्रम चलाना चाहिए। एक सुमित बोध समिति बना था इसी पंचायत समिति पर, उस शिविर को लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि मानव संसाधन नियुक्त, मतलब कि इसका मतलब ये है कि जो पंचायत कर्मियों की भूमिका, जो कर्मी की संख्या कम है उसको बढ़ाया जाए। ग्राम सभा की नियमित बैठक होनी चाहिए। IT का प्रयोग जैसे कि भारत नेट कार्यक्रम का यूज करके हर एक पंचायत भवन तक पहुंचना चाहिए, ये सब कर। और यहाँ से बड़ी टैक्स लगाने का अधिकार इनको दिया जाए, ठीक है ना। बाकी पंचायत भवन का निर्माण किया जाए, तो ये सब लिख सकते हैं आप। और यहाँ अंतिम निष्कर्ष है, भारत को समावेशी और विकसित राष्ट्र बनाने में पंचायती व्यवस्था एक सुचारू रूप से कार्य करना आवश्यक है। पंचायती राज भारत में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, अतः इनके सामने सभी बाधाओं को दूर कर गांधी जी के सपनों का भारत पैदा करना चाहिए। ऐसे आप आर्टिकल को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, ये हो गया। तो आप ऐसे आर्टिकल को लिखें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आपका ये कि पंचायती राज सरकार प्रणाली एक प्रभावी साधन नहीं हुई है, आचरणात्मक रूप से इस कथन की जांच करें और स्थिति को सुधारने के लिए क्या दें, विचार दें। देखिए क्वेश्चन का क्या डिमांड है कि पंचायती राज प्रणाली शासन का एक प्रभावी साधन नहीं हुआ है, इसका आलोचना करना है। जब मैं ये क्वेश्चन दिया तो कई लोगों ने क्या समझा, सिर्फ और सिर्फ इनका निगेटिव ले। नहीं, क्वेश्चन को फिर समझिए। अगर क्वेश्चन आपको ये रहता, सिर्फ हम नहीं हटा देते, ये काट देते। अब क्वेश्चन पढ़िए, अब क्या है, भारत में पंचायती राज प्रणाली शासन का एक प्रभावी साधन साबित हुई है। क्या लिखा है, आलोचनात्मक कर। आप इसमें क्या लिखते, सिंपल क्या लिखते कि इसके बारे में पॉजिटिव बातें लिखते, क्या क्या हुआ है, और निगेटिव बातें लिखते। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है कि नहीं हुई है, तो आप थोड़ा सा लिखा, हाँ नहीं हुई है, कुछ दिखा हुआ है, लेकिन उसका आलोचना भी करें। नहीं हुई है का आलोचना करें, नहीं, कई और भी इलाके हैं, क्षेत्र हैं जहाँ पे पंचायती व्यवस्था ने बेहतर कार्य किया। मतलब आपको यहाँ भी इस प्रश्न में भी दोनों बातों को लिखना पड़ेगा। आलोचना तो करना है कि नहीं हुआ है, ठीक ना, लेकिन
उस नहीं हुए का भी आलोचना करें। क्वेश्चन का डिमांड समझना है। क्वेश्चन फिर समझिए, भारत में पंचायती राज शासन प्रणाली शासन का प्रभावी साधन साबित नहीं हुई है, ठीक ना। आलोचनात्मक रूप से इस कथन की जांच कीजिए और स्थिति को सुधारने हेतु क्या दीजिए, विचार दीजिए। तो अब यहाँ देखिए क्वेश्चन 3 पार्ट में है, आपको तो नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव लिखना है, फिर कैसे स्थिति सुधार वो भी करना है। आपको क्वेश्चन 3 पार्ट में बटा हुआ, तीनों पार्ट जब बराबर लिखेंगे तभी आपको मार्क्स ज्ञान होंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। आइए देखिए कैसे लिखा हूँ मैं। पहली बात वही है कि भारत में एक परिचय लिखना है कि भारत में लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए उद्देश्य से 1992 में 73वां संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 में अनुच्छेद इतना भी सब जोड़ा गया, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। आगे लिखेंगे पिछले 25 वर्षों में पंचायती स्तर पर लगभग 4 या 5 बार सभी का चुनाव हो गया है लगभग पूरे देश में। हर अलग अलग राज्यों की बात कर रहा हूँ मैं। इन वर्षों में पंचायती राज व्यवस्था को जिस उद्देश्य से लागू किया गया था उसकी प्राप्ति ये नहीं हो। मैं पहले निगेटिव बात लिख दिया, इसे निम्न रूप में देख सकते हैं आप। ऐसा प्रचार बनाइए ऐसा करके कि पहला, ग्राम सभा का बैठक नहीं होता है, नियमित चुनाव नहीं होता है, यहाँ पे राजनीतिक भागीदारी की कमी है, वित्तीय साधन का अभाव है, सामाजिक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है, प्रभुत्व लोगों का अभी नियंत्रण है, भ्रष्टाचार है, सीमित शक्ति है और वित्तीय फंड की कमी है और महिलाओं की भागीदारी कम है, इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसका सब बात की चुनाव नियमित नहीं होता, मैं इसको देख लीजिए, चुनाव नियमित नहीं होता है, भंग कर दिया जाता है, सब बात में लिख दिया यहाँ पे, वीडियो पढ़ कर आप देख लीजिए, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे राजनीतिक भागीदारी कमी है, ठीक है ना। वित्तीय, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वित्तीय संसाधनों का अभाव है। अधिकतर राज्यों में कार फंड मतलब हस्तांतरण नहीं किया गया है, मतलब राज्य सरकार ने पैसा उनको बहुत कम देती है। नौकरशाही का अभी भी अत्यधिक दबाव है, देखिएगा GM है या CO है या BDO कहीं ना कहीं अभी भी पंचायत के प्रतिनिधि को वैल्यू नहीं देते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे कमज़ोर संरचना है, कहने मतलब यह है कि भवन नहीं है, ऑफिस नहीं है और यहाँ भी दलगत राजनीति होना शुरू हो गया है। बाकी मुखियापति दलगत राजनीति है, ये है। ग्रामीण क्षेत्र में जो पढ़ाई लिखाई काफ़ी कमी है, ये सब इसका कुछ निगेटिव है। लेकिन क्या लगता है आपको, इतना लिख के छोड़ नहीं, आप लिखिए उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि पंचायती व्यवस्था प्रभावी शासन उपकरण साबित नहीं हो पाया है, परंतु पिछले 25 वर्षों में इसकी सफलता को हम निम्न रूप में भी देख सकते हैं। आप इसको लिखिए। पहला, इसने कहीं ना कहीं क्या किया है, सामाजिक सशक्तिकरण किया है, आर्थिक विकेंद्रीकरण किया है, समावेशी विकास को बढ़ावा दिया है, त्वरित न्याय किया है और राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा दिया है। आप इतना भी लिख सकते हैं। आगे देखिए, प्रसिद्ध समाजशास्त्री रजनी कोठारी ने कहा है कि इन संस्थाओं ने स्थानीय नेताओं को जन्म दिया है जो आगे चलकर राज्य और केंद्रीय संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि बनेंगे। मतलब कि जो मुखिया हैं कल जाके MLA बन जाएंगे, वही भी जाके क्या MP बन जाए। मतलब कि एक समझिए कि स्टेप बाय स्टेप, पहले मुखिया बनो, फिर MLA बनो, फिर जाके कहाँ पहुँचो, पार्लियामेंट पहुँचो। मतलब इनके पास काफ़ी लंबा अनुभव होगा ग्रामीण क्षेत्र में काम करने का, फिर यहाँ काम करने का, फिर यहाँ और ये सब लोग देश के लिए ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। एक्सपीरियंस लोगों की भी अच्छी आवश्यकता होती है देश के विकास के लिए। आगे चलते हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रसार करने में काफ़ी भूमिका है, ठीक है ना। महिलाओं की भागीदारी बढ़कर अब लगभग 50% ज़्यादा हो गई, तो यहाँ पे लगभग महिलाओं की भूमिका 50% ज़्यादा होगी बिहार सब में, ठीक है। चलिए, सामाजिक बुराइयों में कमी आई है, जनसांगता और से सामाजिक जड़ता को तोड़ने में और व्यक्तिगत गतिशीलता में सहायता हुआ है। SC ST OBC को आरक्षण से भेदभाव में कमी आई है। केंद्र राज्य आयोजित परियोजनाओं को बेहतर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, चाहे मनरेगा हो या स्वयं सहायता समूह हो, ये सब ना कहीं महिला को इम्पावरमेंट करने का काम किया है। मतलब कि ये आपने कुछ इसका पॉजिटिव बात में लिख कर क्या कह दिया। अब यहाँ पर अंतिम वही लिखना है कि संक्षिप्त हम कह सकते हैं कि पिछले 25 वर्षों के दौरान इन अधिनियम के जो इम्प्लीमेंट ने राजनीतिक सामाजिक आर्थिक बदलाव की गति को तीव्रता तो किया है, लेकिन इससे अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। अतः अपेक्षित परिणाम तक पहुँचने के लिए निम्न सुधार किए जा सकते हैं। राज्य सरकार से राज्य आयोग को स्वतंत्र दर्जा दिया जाए, नियमित चुनाव हो, प्रशासनिक राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो, 11वीं अनुसूची में सभी विषय को दिया जाए। अभी 29 विषय में कुछ ही विषय को दिया गया, सभी विषय को पंचायत को दिया जाए। NGO की मदद से महिलाओं को और जो निम्न साक्षर प्रतिनिधियों को शिक्षित किया जाए। अच्छे कार्य के लिए पंचायत को पुरस्कार भी मिलना, जैसे क्या सरकार कर रही, सब लिख सकते हैं, आप जिक्र कर सकते हैं। यहाँ पे लोक अदालत बनाया जाए, भ्रष्टाचार नियंत्रण करना चाहिए, RTA का प्रयोग करना चाहिए। इस संबंध में द्वितीय प्रशासनिक आयोग की सिफारिश लागू की जानी चाहिए। और यहाँ हर एक साल जो है ना सोशल और जरूर क्या हुआ नहीं हुआ, ठीक ना। और भारत नेट डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के सभी पंचायत को जोड़ा जाए ताकि ई शासन लागू किया जा सके। आप ऐसे सुझाव दे सकते हैं, ठीक ना। अब अंतिम वही लिखेंगे जिसमें कहा जा सकता है कि विशाल आबादी, प्रादेशिक असमानता,
ग्रामीण पिछड़ापन आदि को देखते हुए पंचायत व्यवस्था को अधिक लैस करना समय की मांग है, ताकि 2030 तक देश का सरल सतत और समावेशी विकास हो सके और गांधी जी के सपनों का भारत क्या हो सके, पूरा हो सके। गांधी जी के सपनों के कहने का मेरा सिंपल सा मतलब ग्राम स्वराज, ग्राम आत्मनिर्भर हो जाए, बस इनका इतना सा मतलब था, ठीक है। ये हो गया। आप ऐसे करके अगर लिखेंगे ना तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ये देखिए डे 7 का इंडियन पॉलिटी का मैं क्वेश्चन दिया था अपने लिखने के लिए। पहला क्वेश्चन ये था कि न्यायिक सेक्रेटरी साहब क्या समझते हैं, इस संकल्पना ने जहां एक और लोकतंत्र को मजबूती प्रदान किया, वहीं इससे कुछ विवाद भी उत्पन्न हुए। अब देखिए प्रश्न के डिमांड को समझिए 3 पार्ट में। पहला तो ये क्या होता है, ये लिखना आपको। दूसरा कि कैसे इसने लोकतंत्र को प्रबल किया है, और इससे विवाद। 3 पार्ट में प्रश्न है। अगर ये 38 मार्क्स का प्रश्न है तो पता है जो कॉपी चेक करेंगे वो क्या सोचेंगे, कम से कम 10 नंबर यहाँ देंगे आपको, मतलब मैक्सिमम। बाकी कितना बचा, 28 बचा। तो 28 में 14 मार्क्स लगभग यहाँ आएगा और 14 मार्क्स लगभग यहाँ आएगा। मतलब कि आपको अगर जहाँ इसको अच्छे से लिखेंगे 10 में, अगर बहुत अच्छा लिखेंगे 10 में कितना मिलेगा आपको, 4 या 5 मिलेगा, ठीक है ना। अगर इसको अच्छे से लिखेंगे मजबूती प्रदान तो 14 में कितना मिलेगा, यहाँ आपको नंबर 8 नंबर मिलेगा। और अगर यहाँ लिखेंगे यहाँ भी आपको लगभग 7-8 नंबर मिलेगा। ऐसे करके मार्किंग पैटर्न होता है। इसलिए आप क्वेश्चन के हर एक एंगल को बारीक से लिखेंगे तभी नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन का आंसर। देखिए यहाँ पे ये बोला, देखिए मैं क्या लिखा हूँ। पहले सबसे पहले मैं बताया हूँ कि ये क्या है, कि न्यायिक सक्रियता आधुनिक न्यायिक संकल्पना है जिसके अंतर्गत न्यायालय परंपरागत कार्यों के अतिरिक्त त्वरित न्याय करती है तथा इसका क्षेत्र विधायिका व कार्यपालिका तक विस्तारित हो जाता है। मैंने ये यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने एक बनाया फ्लो चार्ट, देखिए ऐसा करके क्या है यहाँ पे। देखिए ये मान लीजिए विधायिका है, ठीक, बॉक्स। ये किसका है, कार्यपालिका का है, और एक इसका है न्यायपालिका का, ऐसा है। अब मैं देखिए यहाँ क्या किया हूँ कि ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ना, ये देखिए ये न्यायपालिका यहाँ इंटर कर गया है, और न्यायपालिका देखिए कार्यपालिका में क्या करें, इंटर करें। मतलब यही है न्यायिक सक्रियता। मतलब ये जो देखिए इतना तक अगर जहाँ न्यायपालिका रहे तो ठीक है, लेकिन न्यायपालिका अब यहाँ आ गई है और इधर भी घुस गई है। मतलब विधायिका का भी काम कर रही है और कार्यपालिका का भी काम। मतलब ये है आपका एक्चुअल न्यायिक सक्रियता का डायग्राम। ऐसे डायग्राम आपको सोचना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ देखिए मैं लिखा हूँ, चूँकि भारतीय संविधान में शक्ति के पृथक्करण व शक्ति संतुलन को प्रमुखता दी गई है, जिसके तहत कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका का अलग अलग कार्य क्षेत्र है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, शक्ति का पृथक्करण मैं ये जिक्र कर दिया। आगे देखिए मैं क्या लिखा हूँ, परंतु कार्यपालिका और विधायिका की निष्क्रियता ने न्यायपालिका को अपना कार्य में विस्तार करना पड़ रहा। मैं यहाँ पे कार्यपालिका और विधायिका को भी लिया कि नहीं, आपकी वजह से जो कहीं ना कहीं ये सक्रियता आ रही है। हाल ही में 99 संविधान संशोधन विधेयक न्यायिक नियुक्ति आयोग को न्यायपालिका ने अवैध घोषित कर दिया। वहीं 3 तलाक, सबरीवाला मंदिर, समलैंगिकता आदि पर निर्णय भी न्यायिक सक्रियता का ही क्या है, उदाहरण। मतलब कि 3 तलाक है या सबरीवाला मंदिर में वहाँ कोई कानून नहीं बन रहा था, जो समलैंगिकता का मामला था, यहाँ सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि न्यायिक सक्रियता का ये सब क्या है, एक उदाहरण है। तो अब यहाँ पे जो है कि अब ये कैसे लोकतंत्र को मजबूत कर, ये लिखना। देखिए लोकतंत्र को कैसे मजबूत कर रहा है, यहाँ लिखना है कि लोकतंत्र में संसद सर्वोपरि होता है पर तथा जनता के भलाई, हित और विकास के लिए कानून बनाती है, परंतु पिछले 20-25 वर्षों में संसद अपने कार्यों को सही ढंग से नहीं कर रहा है। आप देखते होंगे राज्यसभा में हो हंगामा हो जाता है, लोकसभा में हो हंगामा हो जाता है। तो इस जगह तो आपको न्यायपालिका को अपना रूप तो बदलना पड़ेगा। भाई देश की जनता ने संसद के लोगों को भेजा कि भाई वहाँ जाकर कानून बना, वो लोग वहाँ जाकर हल्ला गुल्ला करते रहते हैं। अब कहीं ना कहीं न्यायपालिका को यहाँ पे लोकतंत्र के लिए बढ़ाने आगे तो आना ही पड़ेगा। वही मैं लिखा यहाँ पे। इसलिए न्यायपालिका सक्रियता दिखानी क्या कर दी है, शुरू कर दी है। न्यायिक सक्रियता ने न्यायिक सक्रियता से न्यायालय ने कई भ्रष्टाचार को उजागर किया है, ठीक है, कई उजागर किया है। उसके बाद उन्होंने जैसे 2G हो गया, स्पेक्ट्रम घोटाला हो गया, जनता इससे जागरूक हुई है, ठीक है। अब देखिए लोकतंत्र कैसे, देखिए लोकतंत्र का क्या मेन एलिमेंट है। लोकतंत्र का एलिमेंट पता है क्या, अच्छे लोकतंत्र क्या खासियत है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हो, पारदर्शिता हो, धर्मनिरपेक्षता हो, समाजवाद हो, मतलब किसी तरह का कोई समस्या ना हो। और इसको लाने में आपका न्याय सक्रियता काफ़ी सफल भी हुआ है। तो भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है। न्यायिक सक्रियता को बढ़ने में किसका प्रमुख योगदान है, जनहितवाद का प्रमुख कारक रहा है। इस बात के द्वारा देश का कोई भी नागरिक न्यायालय में अपील कर सकता है।
सक्रियता के तहत सुप्रीम कोर्ट चुनाव सुधार के तहत कई निर्णय दिए, जैसे कि राजनीतिक अपराधीकरण पर रोक, धनबल पर रोक, ईवीएम में वीपीटी पर और नोटा का भी प्रयोग किया। ये सब क्या है, कहीं ना कहीं न्यायिक सक्रियता का एक अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए अच्छे लोकतंत्र की क्या खासियत है, भ्रष्टाचार नहीं हो, चुनाव अच्छे से हो, स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, सबको आज़ादी मिले। ये तो यही सब तो काम तो न्यायिक सक्रियता जैसे सुप्रीम कोर्ट कर रही है। आप विजिट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के देखिए, जब तक आप एग्जाम्पल लेने नंबर नहीं मिलेगा। वही पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार, बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम आदि निर्णय से लोकतंत्र को क्या मिली है, कहीं ना कहीं मजबूती। न्यायिक पालिका के द्वारा भी न्यायपालिका सरकार के योजनाओं की जांच करता है। तो ये सब जो आप इसके मजबूती पक्ष को दिखा सकते हैं। देखिए अधिक भी लिखने का चांस नहीं, हाँ इतना लिखेंगे मेरा आंसर कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ क्या क्या लिखें, हाँ न्यायिक सक्रियता कहने विवाद को बढ़ाया। जैसे न्यायिक सक्रियता एक उचित सीमा तक तो ठीक है, परंतु अति सक्रियता से कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका में टकराव बढ़ सकता है, जो भारतीय लोकतंत्र के बिल्कुल ही उचित नहीं है। अगर बार बार देखिए, अगर होता भी क्या है कि अगर कोई पार्लियामेंट में अगर कोई कानून लाती है तो पार्लियामेंट या सरकार को ये डर रहता है कहीं न्यायिक सक्रियता के तहत इसको जो है ना सरकार जो न्यायपालिका अवैध घोषित ना कर देती। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाल ही में न्यायिक नियुक्ति आयोग बिल को के अवैध घोषित होने से न्यायिक विवाद शुरू हुआ है। वहीं आधार कार्ड निर्णय, सबरीमाला निर्णय, समलिंगता निर्णय से भी विधायिका पर क्या पड़ा है, काफ़ी दबाव पड़ा है। अब देखिए कोविड, यहाँ आप जिक्र कर सकते हैं कोविड के समय। कोविड में क्या हुआ था कि न्यायालय आदेश देती थी कि सरकार को यहाँ ये काम करना चाहिए, ये ऑप्शन पहुँचना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं जो ना एक दुविधा की स्थिति न्यायपालिका ने खड़ी कर दिया था विधायिका या कार्यपालिका के सामने। आगे लिखा हूँ, न्यायिक सक्रियता से सरकार उचित निर्णय नहीं ले पाती है तथा राजनीतिक पैरालिसिस की स्थिति उत्पन्न होगी। मतलब कि वो हमेशा डर रहता है क्या होगा नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। यहाँ पे इन सब ने कहीं ना कहीं विपरीत प्रभाव क्या है पड़ा है। अब अंतिम वही निष्कर्ष कहा जाता है कि भारतीय लोकतंत्र के समावेशी विकास हेतु सरकार के तीनों अंगों को अपने दायरे में रहकर कार्य करना चाहिए, ठीक है ना। यही भारतीय संविधान की खूबसूरती भी है और एक तरह का आत्मा भी है। सबने बोला भी ये बात। यहाँ पे आप अमेरिका जिक्र कर सकते हैं। ऐसे करके आप आंसर क्या करते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। देखिए ना ही ज़्यादा ना ही कम, आपके आंसर का सबसे बड़ा क्वालिटी होना चाहिए। और ऐसा लिखा है कि अगला जो भी पढ़े आपका राइटिंग समझ में आवे, बस इतना ही। ऐसे नंबर आंसर का आपको लिखना है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें जो है अगला जो प्रश्न था मैं दिया था यहाँ पे कि जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। भारतीय लोकतंत्र के 75 वर्षों की उपलब्धियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। हमारा जो देश आज़ाद हुए कितना साल हो गया, 75 साल लगभग हो गया। इतने वर्षों हमारी क्या उपलब्धि रही है, ये आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए तो मैं इसको कैसे किया हूँ, हालांकि मैं इसका भूमिका तो नहीं लिखा हूँ, लेकिन आप इसको भूमिका लिख लीजिएगा। देखिए सबसे देखिए आप सिंपल ये लिखिएगा कि भारत इतना तारीख को आज़ाद हुआ और हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस संविधान में जिस आदर्शों लक्ष्यों का लक्ष्य रखा था, पिछले 75 वर्षों के सफर यात्रा में हमारी सरकार या यहाँ के देश के नागरिकों ने प्राप्त करने का भरकस प्रयास किया है। हालांकि कई मोर्चों पर भी कमियां हैं, लेकिन फिर भी देश एक बेहतर दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत कितना प्रगति किया है, कितनी उपलब्धि रही, इसको हम निम्न रूप में देख सकते हैं। इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पे एक बनाएंगे फ्लो चार्ट, ऐसे बनाएंगे उपलब्धियाँ, क्या बनाएंगे उपलब्धियाँ बनाएंगे, फिर सर्कल लिखेंगे क्या हमने राजनीतिक उपलब्धि क्या प्राप्त किया है, आर्थिक क्या किया है, सामाजिक क्या किया है, तकनीकी क्या किया है, सांस्कृतिक क्या किया है, विदेश नीति में क्या किया है। इतने सारे डायमेंशन को आप ब्रेक करके जब लिखेंगे ना, नंबर बहेगा। समझ में? वही कई लोग क्या करते हैं, वन डायमेंशन आंसर लिख के आज नहीं है, आंसर को वन नहीं बल्कि मल्टी डायमेंशन में लिख के आइए, नंबर अच्छे के लिए निश्चिंत रहिए। तो इसलिए मैं बोलता हूँ एक अच्छे मेंटर, एक अच्छे लोगों से गाइड करना बहुत जरूरी और अच्छी जगह पढ़ना बहुत जरूरी है। मेंस बच्चों का खेल नहीं है, कहाँ पे क्या डालना है, क्या कहाँ नहीं लिखना, ये आपको सीखना पड़ेगा। और जो मेरा जो मेंस आंसर प्रोग्राम चलता है, मेरा फोकस ये रहता है कि आपको आपके आंसर में एक भी कोई एक्स्ट्रा बात नहीं हो, सब जितना क्वेश्चन का डिमांड हो टू द, चाहे मेरा आंसर 400 वर्ड में क्यों ना खत्म हो जाए या 300 वर्ड में काहे ना खत्म हो जाए, लेकिन हम एक्स्ट्रा एक भी लाइन क्यों खपत करें। जो एक्स्ट्रा हमें किसी में लिखेंगे वो कहीं और यूज करेंगे, क्योंकि 3 घंटे में टाइम का बहुत बड़ा वैल्यू होता है। इसलिए बोलता हूँ बार बार कि मेंस आंसर करना बहुत ज़रूरी है। और जो मैं जो प्रोग्राम चलाता हूँ उसका मेनली पर्पस ये रहता है कि आप पर टॉपिक पहले पढ़िए, उस टॉपिक का आंसर लिखिए, हमसे सबमिट कराइए और फिर पूरे जब इस टॉपिक का एक टेस्ट दीजिए, तो ये से आपका तैयारी एक बेहतर दिशा में हो पाता है। अब यहाँ पहला मैं लिखा हूँ कौन सा, राजनीतिक उपलब्धि। क्या लिखा हूँ,
17 बार जो है लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। और ये भी क्या हुआ है, ये शांतिपूर्ण सत्ता का ट्रांसफ़र हुआ है। आप देखते होंगे आसपास के कई सारे देशों में, जैसे कि म्यांमार है, पाकिस्तान है, या यहाँ तक कि इवन अमेरिका भी है, तो वहाँ जब भी कभी चुनाव होता है, जब कोई सत्ता में जो पार्टी है, मान लेते हैं सत्ता में कोई पार्टी है, अगर वो हार जाती है तो वो जो है ना सत्ता का ट्रांसफ़र जीते हुए पार्टी को नहीं करना चाहती है। जैसे अमेरिका में चुनाव अभी जब हुआ था राष्ट्रपति का, डोनाल्ड ट्रंप जब हार गए थे, उन्होंने भी राष्ट्रपति जो बाइडेन के जीत पर जो है शंका जाहिर किया। मतलब कि हमारे देश में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। जब भी हमारे यहाँ कभी चुनाव होता है, आप याद कीजिए 2014 में चुनाव हुआ था, और मनमोहन सिंह जी की सरकार जो है ना 2004 से लेके 14 तक रही थी, 10 साल तक रही थी। मोदी जी जैसे चुनाव जीते तो डायरेक्ट मनमोहन सिंह इस्तीफा दिए और सत्ता का ट्रांसफ़र मोदी जी के हाथों हो गया। कहीं कोई हिंसा, कहीं कोई खून खराबा का बात नहीं हुआ, और जो चुनाव परिणाम आया इसको देश की जनता ने भी क्या किया, एक्सेप्ट किया। ये हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है और सबसे बड़ा उपलब्धि है। आप यहाँ एग्जाम्पल दे सकते हैं कि दुनिया के कई देशों में ऐसा देखा गया है, जब कोई पार्टी जो सत्ता में है अगर वो चुनाव हारती है तो अपने सत्ता का ट्रांसफ़र इजली वे में नहीं करती है, वहाँ हिंसा हो जाता है, गृहयुद्ध हो जाता है। आप ऐसे एग्जाम्पल, लेकिन इंडिया में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जिस पार्टी ने जीता है वो पार्टी सत्ता में नहीं है। जिसको जनता ने बहुमत दिया है उसको सरकार ने, यहाँ की जनता ने एक्सेप्ट किया। इवन यहाँ तक जब आपातकाल देश में लगा था 1977 में, और जब 75 में जब आपातकाल जब लगा था, आपातकाल जब चुनाव हुआ देश में, इंदिरा गांधी हार गई और इंदिरा गांधी ने भी अपने हार को एक्सेप्ट करके जनता पार्टी को सत्ता क्या की थी, ट्रांसफ़र की थी। ये सबसे बड़ा हमारे देश की क्या है, उपलब्धि। आप इसको एग्जाम में लिख सकते हैं। और हमने 18 साल के लोगों को वोटिंग का क्या दिया है, राइट दिया। ऐसे ये हो गया मेरा कौन सा उपलब्धि, राजनीतिक उपलब्धि हो गया। अब आइए यहाँ पे मेरा कुछ जो है ना अगला यहाँ पे इसका लिस्ट बताता हूँ। आर्थिक में देखिए, आर्थिक में देखिए हमने क्या क्या किया है। आर्थिक जो मेरा अगर देखा जाए, सबसे पहला है इसमें कि हमारे जीडीपी, जिसमें हम आज़ाद हुए थे मुश्किल से 10,401 करोड़ मात्र हमारे जीडीपी थे। आज ये बढ़ के लगभग 200 लाख करोड़ के आसपास हो गई है। ठीक है, आप लगभग डेटा ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। प्रति व्यक्ति आय उस समय मात्र 5,708 रुपये था, आज जो है ये वार्षिक है, और आज देखिए लगभग 1 लाख। ये सब डेटा रिपोर्ट का है, मतलब सरकार का रिपोर्ट का डेटा है। ठीक है, अब देखिए ये मुद्रा भंडार पहले इतना था, अब बढ़ के कितना हो गया, 36 लाख करोड़ हमारे पास मुद्रा भंडार है। खाद्य उत्पादन पहले इतना लाख टन था, आज देखिए 3033 इतना लाख, मतलब कि बहुत सारा बढ़ गया, मतलब 6 गुना मेरा वृद्धि कर गया। ठीक है, आगे देखिए निर्यात, पहले हम कहाँ 606 करोड़ रुपया करते, आज देखिए लगभग इतना, मतलब कितना डेटा बढ़ गया है। आयात भी इतना बढ़ गया, मतलब ये आप एग्जैक्ट डेटा अगर याद नहीं तो लगभग लिखिए, लगभग इतना है, लगभग इतना। ठीक है, ये हमारी आर्थिक, और यहाँ जोड़िए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अब हम क्या बन गए हैं, जीडीपी वाला देश बन गए, ऐसे लिख सकते हैं। बाकी कृषि में हरित क्रांति लिख सकते हैं आप, आपको बोलता हूँ लिखिए, हमने हरित क्रांति लाया है। ठीक ना, उद्योग में लाया है, बड़े बड़े आधारभूत उद्योग खोला है, आप ये सब जिक्र सकते हैं। बाकी IT सेक्टर हमने बहुत बड़ा काम किया है, ये सब आप आर्थिक में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने समाज में, सामाजिक उपलब्धि में क्या पाया है। मृत्यु दर जब पहले 27 था, अब 6 हो गया है। पहले लोग मात्र 32 साल जीते थे, अब यहाँ लोग 70 साल जीते हैं। जन्म दर देखिए इतना घट के कम हो गया। और लिटरेसी, जहाँ पहले आज़ादी के समय 12% था, आज बढ़ के 77% हो गया है। ये सब इधर का 1950 का डेटा है लगभग। और उस समय हमारे देश में मात्र 2 लाख स्कूल थे, आज लगभग 20 लाख अधिक स्कूल हो गया। हमारे देश में ये यूनिवर्सिटी बढ़ गया, अब इतना, मतलब कहने मतलब ये है कि आप देखिएगा हमारे देश में जो है ना सामाजिक उपलब्धि हमने काफ़ी अच्छा हासिल किया। बाकी आप यहाँ लिख सकते हैं शिक्षा में, स्वास्थ्य में, महिलाओं की बढ़ती भूमिका में, ये सब आप लिख सकते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में महिलाएं देखिए वोटिंग में बहुत आगे बढ़ गई है। ये सब हमारे देश का क्या है, लोकतंत्र की उपलब्धि, आप इसको दिखा सकते हैं। आगे और भी उपलब्धि, जैसे कि मान लीजिए अगला लिखिए क्या, शैक्षणिक उपलब्धि। इसमें क्या लिखिएगा, आप लिखिए क्या कि IIT 23 IIT लगभग वर्तमान में ज़्यादा ही हो गया। IIM खुला है, 19 IIM अभी हो गया है। एम्स है वर्तमान 22 है। जितना डेटा लिख दीजिएगा ये सब, ठीक ना, ये हो गया। बाकी आगे हम लिखे रक्षा से देखेगा कि हमने क्या किया है। 1949 में परमाणु ऊर्जा संस्थान स्थापित किया, DRDO स्थापना हुआ। 47 में हमने स्मैलिंग बुद्धा नाम से एटम परीक्षण किया। आर्यभट्ट परीक्षण हुआ मेरा। 8 में चंद्रयान गया, 14 मंगलयान गया। 17 में 104 उपग्रह को हमने एक साथ प्रक्षेपित किया, ठीक ना। फिर
मतलब 15 लाख सैनिक हमारे पास है और हमने इन वर्षों में खेल में भी कई उपलब्धियां प्राप्त किया। 1893 में वर्ल्ड कप जीता, तो 11 में वर्ल्ड कप जीता, हमने टोक्यो ओलंपिक में कई सारे मेडल जीते। खेल उपलब्धि के बारे में आप दिखा सकते हैं। हॉकी में हमने कई बार कुछ किया, ये सब आप दिखा सकते हैं, ठीक ना। बाकी हमने पर्यावरण की दिशा में बेहतर कार्य किया, हमने 1906 ये सब लाया, संविधान में दिया, पर्यावरण का संरक्षण किया, 72 में वन जीव किया, और तो 70 तक हम नेट जीरो का भी लक्ष्य हमने क्या किया है, रखा है। ऐसे करके आप कई सारी उपलब्धियों को अगर एंगल में लिखेंगे नंबर बहुत मिलेगा। हाँ, लेकिन आप यहाँ दिखाइए, क्योंकि इसका आलोचना करना है, क्या करना है, इसका आलोचना करना है। तो मैं आपको बोलता हूँ इसमें और क्या लिखना, मैं छूट गया है, देखिए और क्या लिखना आपको यहाँ पे। देखिए आलोचना में क्या करना है कि अभी भी हमारे देश में गरीबी कितना प्रतिशत, 21% लोग क्या है, गरीब है। भूखमरी इंडेक्स में हम 100 से ज़्यादा अंक पे नंबर पाते हैं, मतलब बहुत ख़राब स्थिति है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अभी हम लगभग 120 से 123 के रैंक में आते हैं। फिर देखिए भ्रष्टाचार में, करप्शन में हम आते हैं, बहुत नीचे पायदान पे आते हैं। आप इंडेक्स का एग्जाम्पल दे के अपने आंसर को पुश कीजिएगा, तब आपका अच्छा होगा। बाकी क्षेत्रवाद है, राष्ट्रवाद का क्षेत्रवाद है, धार्मिक कट्टरता बढ़ रही है देश में, मतलब कि लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ आप जो है ना एग्जाम में लिख सकते हैं। और आफ्टर कोविड तो लोगों में गरीबी बढ़ गया है, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा देश में, आप पता है आपको, बेरोजगार की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई। ये सब आप ना चुनौतियों में दिखा सकते हैं। ये सब हमारे देश का अभी भी 75 साल में ये सब हमारा ख़त्म नहीं हुआ। अभी भी लोगों के पास मकान नहीं है, पीने का पानी नहीं है, सबको हाथ में रोजगार नहीं है, मतलब ये सब चीज़ आप जो है ना एग्ज़ाम में लिखा सकते हैं। तो ये आपका हो गया मॉडल आंसर इसका। तो मैं आपके सामने 5 डिस्कस किया, ठीक ना। बाकी और भी जो, चूँकि जो मेरा जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलता है डेली का, उसमें मैं डेली 2 या 3 क्वेश्चन देता हूँ। तो पॉलिटी चूँकि मेरे ख्याल से 8 दिन चला है, तो इसमें सब मिला के 15 से लेकर 20 क्वेश्चन है मैं कराया हूँ। तो और भी जब टाइम मिलेगा तो मैं इसका मॉडल आपको दे दूँगा। और देखिए इससे आप सीखिए कि कैसे एग्ज़ाम में अपने को आंसर को डील करना है। और अगर नहीं होता है तो सबसे बेस्ट है कि अगर आपके पास समय है तो हमारे आंसर प्रोग्राम से जुड़िए, और वहाँ मैं कोशिश करूँगा आपको बेहतर चीज़ें देने का। तो इसको करें, इसको लिखें, ठीक है ना। बाकी हम मिलते हैं, थैंक यू।